हेलो प्यारे बच्चों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 10th का हम ला कर आए हैं। फिजिक्स के साथ साथ हम चला रहे हैं अब सामाजिक विज्ञान, जो विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है दोस्तों। तो CBSE क्लास 10th इतिहास है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पाठ 4 है। पाठ का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना पाठ 4 है, भूमंडलीय विश्वकृत का बनना। तो दोस्तों, बहुविकल्पी ये प्रश्न है, पहले अभी देखते हैं। और इसी में अति लघुत्तरी और लघुत्तरी सभी प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न का नाम है रिंडरपेस्ट क्या है। तो दोस्तों, रिंडरपेस्ट क्या है? तो रिंडरपेस्ट एक प्रकार की बीमारी है। क्या है दोस्तों? एक प्रकार की बीमारी है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन मित्र राष्ट्र थे? मित्र राष्ट्र मतलब एक दूसरे के सहयोगी राष्ट्र थे। तो दोस्तों, ये थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो थे ये मित्र राष्ट्र थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा नंबर कह रहा है दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? एल डोराडो क्या है? ये किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर है। क्या है? किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार क्या है? मतलब कौन सा वीटो प्रभावशाली अधिकार है दोस्तों? तो यहाँ पर दिया गया है 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। यही वीटो का प्रभावशाली अधिकार है। सारा प्रभावशाली अधिकार USA के पास होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और अलग अलग पड़ने लगा? तो दोस्तों, ये था 15वीं सदी में। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में। ठीक है। आगे कह रहा है दोस्तों कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें सिल्क मार्ग से नाम से जाना जाता है। सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस देश ने मक्का में आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कार्य का लागू किया? ठीक है, कार्य लागू किया था, वो था ब्रिटेन। ठीक है, कहाँ था? ब्रिटेन था। ब्रिटेन में भैया 5 देश आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो भैया आलू का ज्ञान नहीं था, बाकी चावल, गेहूं, कपास ये सब तो पहले भी थे। ठीक है दोस्तों। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? तो भैया इसका कारण था महामंदी का। क्या था दोस्तों? महामंदी के कारण थे, बहुत ज़्यादा मंदी थी, इसीलिए भाव गिर गए थे। अगला कह रहा है कि आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसने सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया था? तो भैया पर्यटक ने नहीं किया था। पर्यटक ने सिल्क का उपयोग नहीं किया था दोस्तों। आगे कह रहा है 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी खत्म हो गया। कह रहा है कि मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। अभी हमने बहुविकल्पी पढ़ा था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो भैया हमने बताया था कि किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर है। क्या है? सोने का शहर होता है डोराडो। एल डोराडो सोने का क्या होता है? शहर होता है। अगला क्वेश्चन, किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो हमने अभी बताया था USA के पास, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ये पावर, ये शक्ति दी गई है। ठीक है दोस्तों।
अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि लगभग 500 साल पहले किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था। तो भैया आलू का ज्ञान नहीं था। किसका नहीं था? आलू का ज्ञान नहीं था पहले। कह रहा है कौन से दो आविष्कारों ने 19वीं सदी में विश्व में परिवर्तन लाने का कार्य किया था। तो एक था भाप इंजन, दूसरा था रेलवे। ठीक है, भाप इंजन और रेलवे के आविष्कार ने विश्व की 19वीं सदी में परिवर्तन लाने का कार्य किया था। छठा कह रहा है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% का गिर गई थी। इसका कारण क्या था? तो महामंदी का कारण था। किसका था? महामंदी के कारण थे, इसीलिए भाव गिर गए थे दोस्तों। आगे कह रहा है कि अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी। तो भैया अमेरिका महाद्वीप की जो खोज थी वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अर्थात अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। और भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। उस यूरोपीय देश का नाम लिखी जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की थी। तो भैया स्पेन। कह रहा है यूरोपीय देश का नाम लिखो जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की थी, तो स्पेन ने किया था। अगला कह रहा है कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने में मदद देने वाले कोई दो कारक बताइए। कोई दो कारक, एक था व्यापार, दूसरा था काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले लोग थे, और तीसरा था पूंजी। ठीक है, ये विश्वकृत बनने में मदद दे रहे थे, क्योंकि व्यापार बढ़ेगा और अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग काम करने के लिए जाएंगे, पूंजी होगी, तभी देश में विश्वकृति बनने का मदद मिलेगा दोस्तों। आगे क्या कह रहा है, लघु एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो 3 और 5 नंबर के आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण देकर के दर्शाइए कि अमेरिका जाने वाले नए समुद्री रास्तों की खोज के बाद विश्व में क्या बदलाव देखने को मिला था। तो पहला था आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी में बदलाव आया, उनका भोजन बेहतर हो गया और औसत उम्र बढ़ने लगी थी। साथ ही साथ गुलामों का व्यापार शुरू हो गया था। तीसरा था यूरोप में धार्मिक टकराव होते रहते थे, इसीलिए हजारों लोग यूरोप से भाग करके अमेरिका चले गए थे। यही कारण था दोस्तों। 19वीं सदी में हजारों लोग द्वारा यूरोप से भागकर अमेरिका जाने का क्या कारण था। पहला कारण कार्न ला कानून को समाप्त करने के बाद कम कीमतों में सामान आयात किया जाता था। दूसरा भयानक बीमारियों का फैलना, ये भी यूएसए में जाने का कारण था। और दूसरा धार्मिक टकराव का कारण भी था, जो अमेरिका में जाने के लिए विवश कर रहा था यूरोपियों को। अगला कह रहा 19वीं सदी में अर्थव्यवस्था को आकार देने में कौन कौन से कारकों ने सहायता दी थी। तो कह रहा पहला सामाजिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा तकनीकी कारण। जिसमें था सामाजिक कारण में था खेती करने के लिए अधिक संख्या में लोगों का होना। आर्थिक कारण था औपनिवेशीकरण ने निवेश को बढ़ावा दिया। तकनीकी कारण था कि मजबूत परिवहन नेटवर्क की आवश्यकता पर बल दिया गया था। आगे कह रहा है दोस्तों, डिपर पेस्ट क्या था, इसने अफ्रीकी लोगों को किस तरह प्रभावित किया। तो भैया हमने अभी बताया था ये खतरनाक बीमारी है, ये खतरनाक संक्रामक रोग है। ये जो है मवेशी प्लेग था। मवेशी क्या था? प्लेग था। और साथ ही साथ इसमें देखा जाए तो 90% से अधिक अफ्रीकी मवेशी मारे गए थे। साथ ही साथ आजीविका का नष्ट हो जाना, जीवन जीने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं बचे, इसलिए उन्हें यूएसए भागना पड़ा। 5वीं क्वेश्चन कह रहा है कि सूती वस्त्र उद्योगों के औद्योगिकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा। पहला था आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन में भारतीय कपास के आयात में तेज़ी से कमी आने लगी। अगला था भारतीय वस्त्रों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। साथ ही साथ बाद में निर्माण किए गए सूती उत्पादों के निर्यात में कमी आने के पश्चात ब्रिटिश निर्माताओं ने बहुत सी सस्ती कीमत पर भारत से कपास का आयात आरंभ कर दिया था। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा है कि यूरोपीय लोगों के अफ्रीका की ओर आकर्षित होने के कारण क्या बताइए। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि यूरोपीय लोग जो थे अफ्रीका की ओर आकर्षित होने के विशेष क्या मुख्य कारण थे। तो भैया पहला कारण था अफ्रीका में विशाल भूक्षेत्र तथा खनिज के भंडारों का होना। साथ ही साथ यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खादानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें यूरोप भेजा जा सके। साथ ही साथ अफ्रीका में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी और अफ्रीका सैन्य शक्ति में भी पिछड़ा हुआ था। वहाँ पर कोई भी शक्ति या सैनिक नहीं हुआ करते थे, बहुत कम हुआ करते थे, जिसके कारण उन पर कब्जा करना, उन पर दबाव डालना बहुत आसान था। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है कि कार लॉ क्या था, उसे क्यों समाप्त किया गया, इसकी समाप्ति के कारण परिणाम हुए क्या क्या, इसके बारे में हमें समझाना है। पहला करा मक्का के आयात का पाबंदी कारण लॉ था। दूसरा था यह भूस्वामियों के दबाव में किया गया था। तीसरा था लोग इस कानून से नाराज़ थे क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत ऊंची हुआ करती थी, दाम बहुत ऊंचे हुए करते थे। चौथा था कार लॉ की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में आयातित खाद्य पदार्थों की लागत यहाँ पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी, जिसके कारण ब्रिटिश किसान आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। यही कारण था दोस्तों। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि व्यापार अधिशेष से क्या अभिप्राय है। भारत के साथ ब्रिटेन व्यापार अधिशेष की अव्यवस्था में क्यों रो रहा था, अर्थात क्या हो रहा था। तो पहला है जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता तो इसे व्यापार अधिशेष कहा जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाज़ारों में ब्रिटेन के बने माल की अधिकता हो गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न एवं कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा फ़ायदा हुआ था। साथ ही साथ लेकिन जो माल भारत भेजा जाता था उनकी कीमत काफ़ी अधिक होती थी और जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था उनकी कीमत काफ़ी कम होती थी। इसीलिए ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े थे। तो भैया यहाँ पर प्रभाव पड़ने के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण इसमें दिया गया है, कह रहा है कि भारत के बाद मतलब युद्ध के बाद भारतीय बाजार में अपनी वर्चस्व यानी ताकत वाली स्थिति को प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया था। साथ ही साथ ब्रिटेन को विश्व स्तर पर जापान से भी मुकाबला करना पड़ा था। तीसरा, अमेरिका से लिए गए कर्जे की वजह से ब्रिटेन युद्ध के बाद भारी विदेशी कर्जे में डूब गया था। चौथा था युद्ध के कारण आया आर्थिक उछाल जब शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इसी समय सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में कटौती आरंभ कर दी ताकि शांतिकालीन करों से सहारे उनकी भरपाई की जा सके। इन प्रयासों से रोजगार भारी मात्रा में समाप्त हो गए थे। यही विशेष कारण थे। आगे है, कह रहा है कि आर्थिक मंदी जो है, आर्थिक महामंदी के कारण बताइए, यानी महामंदी क्यों आई थी, किस लिए महामंदी ज़्यादा हो गई थी, इसके बारे में हमें समझाना है। तो पहला कह रहा है कि महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आयात और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। दूसरा है, युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। कीमतें गिरी तो किसानों की आयात घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। बहुत सारे देशों ने अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से कर्ज लिया। अगला कह रहा है कि अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। अगला था, हजारों बैंक दिवालिया हो गए थे।
यही कारण थे दोस्तों। आगे कह रहा है कि अमेरिका जाने वाले नए समुद्री रास्तों की खोज के बाद विश्व में क्या बदलाव हुआ, 3 उदाहरण देकर के समझाइए। पहला, आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी में बदलाव आया, उनका भोजन बेहतर हो गया और औसत उम्र बढ़ने लगी। साथ ही साथ गुलामों का व्यापार शुरू हो गया था। तीसरा था, यूरोप में धार्मिक टकराव होते रहते थे, इसीलिए हजारों लोग यूरोप से भाग करके अमेरिका चले गए। ठीक है दोस्तों, ये 3 बदलाव देखने को मिले थे। आगे कह रहा है कि 19वीं सदी में हजारों लोगों द्वारा यूरोप से भागकर अमेरिका जाने के क्या कारण थे। पहला, काला को समाप्त करने के बाद कम कीमतों में सामान का आयात होता था। भयानक बीमारियों का फैलना, धार्मिक टकराव, ठीक है ना, भूखमरी का कारण, ये सब थे अमेरिका जाने के। आगे क्या कह रहा है, सूती वस्त्रों उद्योगों के औद्योगिकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा। तो भैया यहाँ पर कई प्रभाव देखने को मिले थे। पहला प्रभाव यहाँ पर था, आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन में भारतीय कपास के आयात में तेज़ी से कमी आई। साथ ही साथ भारतीय वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। तीसरा, बाद में निर्माण किए गए सूती उत्पादों के निर्यात में कमी आने के पश्चात ब्रिटिश निर्माताओं ने बहुत सी सस्ती कीमत पर भारत से कपास का आयात आरंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, व्यापार अधिशेष से क्या अभिप्राय है। भारत के साथ ब्रिटेन व्यापार अधिशेष की अवस्था में क्यों रहा। तो इसका कारण यह था दोस्तों कि जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता, जब निर्यात मूल्य आयात से अधिक होता तो इसे व्यापार अधिशेष कहा जाता। 19वीं शताब्दी में बाज़ारों में ब्रिटेन के बने माल की अधिकता हो गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्य तथा खाद्यांश व कच्चे मालों के नियमित में इजाफा देखने को मिला, फ़ायदा देखने को मिला। लेकिन जी माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत, यानी जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत काफ़ी अधिक होती थी, और जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था उनकी कीमत काफ़ी कम होती थी। इसीलिए ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या प्रभाव देखने को मिले थे। तो पहला था, युद्ध के बाद भारतीय बाजार में अपनी वर्चस्व वाली स्थिति को प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए कठिन हो गया था। दूसरा था, ब्रिटेन को विश्व स्तर पर अब जापान से भी मुकाबला करना था। अमेरिका से लिए गए कर्जे की वजह से ब्रिटेन युद्ध के बाद भारी विदेशी कर्जे में डूब चुका था। युद्ध के कारण आया आर्थिक उछाल जब शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। तीसरा था, इसी समय सरकार ने भारी भरकम शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई करने की कोशिश की। इन प्रयासों से रोजगार भारी मात्रा में समाप्त हो गया था। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आर्थिक महामंदी के कारण बताइए कि क्यों आर्थिक महामंदी आई। पहला, महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में और यह संकट 30 के दशक के मध्य बन रहा था। इन दौरान विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आयात और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी, कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ने लगी। किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे थे। बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज ले लिया था। साथ ही साथ अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया था। अगला, हजारों बैंक दिवालिया हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। यही कारण था महामंदी का। क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। अभी हमने बताया ऐसा ही प्रभाव बहुत सारे चीज़ों में देखने को मिला था। जैसे 1929 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घट गया था, अर्थात आधा हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ, मुनाफा नहीं हुआ। महामंदी शहरी जनता एवं अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक हो चुका था।
1931 में मंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहे थे दोस्तों। साथ ही साथ 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था को नई दास व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया। उपयुक्त उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। पहला है, एजेंट मजदूरों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां दिया करते थे। साथ ही साथ एजेंटों द्वारा मजदूरों का अपहरण किया जाता था और नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियां कठोर थीं। वेतन बहुत कम था। काम ठीक से न कर पाने के कारण वेतन काट लिया जाता था। साथ ही मजदूरों के पास कानूनी अधिकार न के बराबर हुआ करते थे। यही कारण थे अतिबंधा, जिसे हम बंधुत्व कहते हैं। और साथ ही साथ 19वीं सदी में अर्थात वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार के प्रभावों का वर्णन करना है। तो भैया पहला प्रभाव यह था कि किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ी हुई थी। पहला प्रवाह व्यापार का होता और जो मुख्यतः कपड़ों एवं गेहूं के व्यापार तक सीमित रह जाता था। दूसरा प्रवाह श्रम का है, जिसमें लोग रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह को चले जाते थे। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है दोस्तों? ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था? जैसे विनिया संधि थी उसी प्रकार के यहाँ भी समझौता था। 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व के बैंक की स्थापना हुई थी। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि अफीम युद्ध का क्या अर्थ है? चीन पर अफीम युद्ध के प्रभावों पर वर्णन कीजिए। यहाँ पर युद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा अफीम युद्ध का अर्थ है जब इंग्लैंड ने चीनियों पर अफीम आयात करने का दबाव डाला तो दोनों देशों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया, जिसे अफीम युद्ध कहा जाता है। अफीम युद्ध में क्या था दोस्तों? तनाव था। पहला, चीनियों का शारीरिक व नैतिक पतन हो चुका था। दूसरा, चीन को खजाने के रूप में 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने पड़ गए थे। तीसरा, बिना किसी अवधि के हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि हांगकांग पहले ब्रिटेन का पूर्ण रूप से कब्जा था। आज़ादी के बाद भी ब्रिटेन उस पर राज करता था दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।